पहला चैप्टर आपने कल पढ़ लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और सेकंड चैप्टर इसका फंडामेंटल राइट पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो चलिए फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है और मैं विजिबल हूं। प्लीज कमेंट एंड टेल मी। ललित श्यामलाल डिस्कस किया था, 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। तो 6 वो कौन कौन से हैं गाइस? तो पहले तो लाइटली डिस्कशन होगा हमारे कल के चैप्टर पे जो हमने कल डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। ओके, तो जैसा कि आपने पहले भी ये चीज सीख लिया है कि आपके संविधान में 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। पहले 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। तो 6 वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू जो है कल्चर एंड एजुकेशनल, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें काफी कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और आज यहां से लड़ाई शुरू होगी जो अपने आप में अलग डिफाइन है। तो चलिए बताइए कौन कौन तैयार है आज के सेशन के लिए? फटाफट जल्दी से कमेंट करने में बताएं कि कौन कौन तैयार है। गुड मॉर्निंग हुकुम जी, आज आप लेट हैं। वासुदेव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम रेडी। ओके, तो आज शुरू होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो काफी ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल, पर्सनली बेनिफिशियल और एग्जामली बेनिफिशियल, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जी हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके संविधान के 2 आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। क्लियर? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 कहा गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आपने तमाम फिल्मों में देखा होगा, तमाम मूवीज में देखा होगा, या फिर आप बहुत से लोगों को कानूनन इसकी गिरफ्त में देखते होंगे, जैसे दलेल मेहंदी का जो है गिरफ्तारी हुई थी उनकी, और भी तमाम ऐसे लोग गिरफ्त में आए जो मानव, और बहुत तमाम ऐसे डॉक्टर भी पकड़ में आते हैं जो मानव शारीरिक अंगों का व्यापार करते हैं। तमाम ऐसे लोग जो है, तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे तमाम केसेस आप देश में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। ऐसे केसेस क्यों आपके सामने आते हैं? कारण उसका है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, ना मानव खरीदा जा सकता है, ना मानव बेचा जा सकता है, ठीक है, और ना ही मानव के शारीरिक अंगों का व्यापार किया जा सकता है। जैसे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड आप किसी से ले सकते हैं, मानवता बस, लेकिन आप किसी को पैसे दे करके ना ब्लड बेच सकते हैं, ठीक है, और ना ही खरीद सकते हैं। ये है मानव शारीरिक अंगों का व्यापार और दुर्व्यापार पे प्रतिबंध। उसका कारण है कि भारतीय समाज में, भारतीय समुदाय में, जैसा कि आपने कमेंट किया कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, तमाम ऐसी समस्याएं रही हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए व्यक्ति कभी कभी इस धरातल पर उतरता है, लेकिन बहुत से लोग इसको जो है अपने व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे, और ये कहीं ना कहीं किसी भी समाज और किसी भी समुदाय के लिए बहुत ही डेंजरस पहलू है, ठीक। तो इसके लिए क्या क्या गया कि समाज में देखा क्या जाता है कि बहुत जो अशिक्षित जाहिल लोग हैं, बहुत आप कह सकते हैं कि उनका आधुनिकता से कोई वास्ता नहीं है। उनके पता चला कि 6 बच्चे हैं, उनके घर का पालन पोषण नहीं चल हो पा रहा है। पुरुष जो घर का मुखिया है वो अति से अधिक जो है मादक द्रव्यों का व्यसन करता है। उसने अपनी एक संतान को बेच दी। उसकी एक संतान जो 14 साल की हो चुकी थी, उसको किसी के हाथ बेच दिया। इस प्रकार की चीजों को समुदाय में, समाज में देखा गया, और यही कारण रहा कि मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया, दुर्व्यवहार पर रोक लगाया गया।
इसके साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि बलात् श्रम, आपको आपका संविधान आपके काम की आजादी देता है। आपने अनुच्छेद 19 में पढ़ा, 19 जी में पढ़ा था कि आपको किस चीज की आजादी है? अपना व्यापार चुनने की आजादी है, अपना व्यवसाय चुनने की आजादी है और अपना पेशा चुनने की आजादी है कि आप किस कार्य को करेंगे, किस व्यापार को करेंगे, किस व्यवसाय को करेंगे, किस पेशे को अपनाएंगे। ये आपको पता है, आप इसके लिए आजाद हो। आप एसएससी का फॉर्म भरो, आईएएस का फॉर्म भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। आप जिस एग्जाम को देना चाहते हो, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है। आपने लगातार आईएएस का फॉर्म भरा, आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, आईएएस में सफल नहीं हुए, तो कभी सरकार आपसे नहीं कहेगी कि नहीं आईएएस नहीं, एसएससी भर लो भाई, इसमें नौकरी मिल जाएगी। नहीं, आपकी मर्जी। आपने दिमाग में बना रखा आईएएस बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है, आप अपना गोल अचीव करिए, कर पाए वाह वाह, नहीं कर पाए तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आपको व्यापार, आपने मूड बनाया कि नहीं हमको एक बढ़िया नाई की दुकान खोलनी है। सपोज दैट किसी नाई की दुकान है और वो अपनी दुकान पर सुबेरे जो है 8 बजे आ जाता है, शाम को 7 बजे तक काम करता है, लगभग 11 घंटे वो श्रम करता है। बीच में 1 घंटे 1 से 2 के बीच में वो लंच टाइम रखता है, इस समय वो खाना वाना खाता है। क्लियर? तो 10 घंटे वो काम करता है। आज सुबह सुबह उसको फीवर हुआ था, उसने दवा खाई, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और उसने सोचा कि चलते हैं 8 बजे से 1 बजे तक दुकान खोलेंगे, 1 बजे घर आ जाएंगे और उसके बाद लंच भी करेंगे और आराम भी करेंगे, शाम के शिफ्ट में दुकान नहीं खोलेंगे। उसने अपना मूड माइंड सेटअप किया, चला गया दुकान पे। उसने 1 बजे अपने दुकान का शटर गिराना शुरू किया, गिरा करके वो ताला लगा ही रहा था, तब तक एक भाई साहब आए और बोले कि भाई सेविंग करनी है। तो उसने कहा भैया दुकान बंद हो गई है। अब ये भाई साहब दबाव डालें कि नहीं, तुमने दुकान खोली है, तुम्हारी ये दुकान है और इस दुकान पर तुम्हें मेरी सेविंग करनी ही पड़ेगी। दैट्स पॉसिबल, आप उससे जबरदस्ती अपनी सेविंग करा सकते हैं, ये कानूनन अपराध होगा, क्योंकि संविधान कहता है कि आप किसी व्यक्ति पर बलपूर्वक दबाव डाल करके उसकी मर्जी के विपरीत काम नहीं करा सकते। इसी के लिए भारतीय संसद ने एक कानून पास किया, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। 1976 में इस सामाजिक दुर्व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए संसद ने कानून पास किया अनुच्छेद 23 के समर्थन में कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का बंधुआ श्रमिक नहीं होगा कि आप इनके मजदूर हैं तो इन्हीं के रहेंगे, उल्टा सीधा जैसा भी आपके साथ व्यवहार करे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, एक अच्छे मालिक की भूमिका नहीं निभा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उससे बाय बाय टाटा करोगे, तुम्हारे यहाँ काम नहीं करे जा रहे। वो आपको जबरदस्ती रोक नहीं सकता कि नहीं तुम्हें खामखा काम करना ही पड़ेगा। तो आई मीन आर्टिकल 23 आपको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं कि क्या है 23? संविधान अधिकार देता है कि मानव अंगों की तस्करी नहीं हो सकती, मानव का व्यापार नहीं हो सकता, और संविधान अनुच्छेद 23 ये भी आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय अनुच्छेद 24 में यह बताया गया कि अगर कोई बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का है, 14 वर्ष से कम आयु का है, तो वो बालक काम तो कर सकता है लेकिन किसी ऐसी खतरनाक जगह नहीं कर सकता जहां पर उसके किए गए कृत्यों से उसके जीवन पर संकट आ जाए। क्योंकि 14 साल से लेके 18, 19, 20, 21 साल तक का बालक अभी वो प्रीमेच्योर है, मैच्योर नहीं है। आपको लगता है कि 14 साल में आप मैच्योर हो गए थे, आपके अंदर से वो इच्छा शक्ति चली गई थी कि थोड़ा सा इस मशीन पे वो गोल गोल घूम रही, उस पे उंगली रख के देखते हैं कि कैसी आवाज करती है। ये दिल में इच्छा जगी रहती है ना, नए इनोवेशन की। उसके खतरों का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका अंदाजा तब तक नहीं होता, लेकिन उन खतरों से ज्यादा आपका इंटरेस्ट हावी रहता है आपके जीवन में। ये प्रीमेच्योर एज ही होती है, जिसे आप किशोरावस्था कहते हैं। बिल्कुल 14 साल के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, 14 साल के बाद वसुदेव जी कर सकते हैं। तो सरकार ने, आपके संविधान बनाने वालों ने प्रतिबंध लगाया
कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी भी डेंजरस प्लेस पर, कारखाने में, खान में या किसी भी डेंजरस प्लेस पर जॉब नहीं दी जाएगी, उन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन आप ये देखें कि 14 साल से कम आयु का बच्चा अगर किसी भी जगह पर काम करेगा तो उसकी एजुकेशन ब्रेक होगी, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। तो संसद ने इसी अनुच्छेद 24 के समर्थन में 1986 में एक कानून बनाया। यस मनु जी, यस आई एम विथ यू, मैं आपकी बात से जो है सहमत हूं। तो इस 1986 में कानून बना और इसमें ये नियम बनाया गया कि 14 साल के कम आयु के बालकों को जो है कहीं पर भी रोजगार में नहीं रखा जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपको एजुकेशन सिस्टम में 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को अब क्या दिया गया है, आप शिक्षा का अधिकार, उन्हें कपड़ा दिया जा रहा है, उन्हें भोजन दिया जा रहा है, उन्हें पढ़ने की सारी सामग्री दी जा रही है, साथ साथ और भी सुविधाएं, राशन के तौर पे सरकार उन्हें खाद्यान्न भी दे रही है। तो ये उम्मीद कर रही है सरकार की 6 से 14 साल के बच्चे रेगुलर स्कूल आए। क्लियर? तो अब उन्हें कहीं भी काम करने पर प्रतिबंध किया गया है। जो भी व्यक्ति उन्हें नियोजित करेगा 14 साल से कम आयु के बालक को, तो वो सजा का हकदार होगा। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ ये छूट है कि अगर आपके अपने घर का काम है, आपके पिताजी की दुकान है, आप स्कूल नहीं आना चाहते, आप दुकान पर बैठना चाहते हैं, आपकी उम्र 12 साल है और आपके जो है अभिभावक भी यही चाहते हैं कि आप स्कूल ना जाएं, तो आपको सिर्फ मोटिवेट किया जा सकता है, आपके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि नहीं आप हर हाल में स्कूल आएं। तो पारिवारिक रोजगार में अगर आप या घंटे 2 घंटे सुबह, घंटे 2 घंटे शाम वहां काम करते हैं, तो इसके लिए आपके परिवार के आप किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन ये कन्फर्म है कि आप किसी भी जगह एज अ एम्प्लॉयर काम नहीं कर सकते, अपने परिवार में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कानून और सख्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है और इसी के समर्थन में जो कानून बनाया गया है वो 1986 में, उसका नाम है बाल श्रम निषेध अधिनियम। यस, जी हाँ, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक क्या बताया गया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। 25, 26, 27, 28, तो क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं आपके पास, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि अंतःकरण और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब है एडॉप्शन, आप कौन से धर्म को अपनाना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा में किस धर्म के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं। आपका जन्म किस धर्म में हुआ है कोई मतलब नहीं है, आपका जन्म किस धर्म के समुदाय या समाज में हुआ है, किस धर्म की परंपरा में हुआ है, इसका कोई वास्ता अनुच्छेद 25 से नहीं है। आप जिस किसी भी अडल्ट होने के बाद, वयस्क होने के बाद, भाई बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो आपके माँ बाप आपके गार्जियन होते हैं, लेकिन अगर आप वयस्क अवस्था में हैं तो आप जिस भी धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उस धर्म की जो है पूजा आराधना कर सकते हैं और साथ ही साथ उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस धर्म की पूजा और आराधना में कोई भी ऐसा कदम आप नहीं उठाएंगे जिसमें किसी और के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो जाए। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसा धर्म अपना लें, जैसे ऐसा कोई धर्म नहीं है, जैसे जैन धर्म में है काया क्लेश। जैन धर्म में क्या है, काया क्लेश। काया क्लेश में क्या किया जाता है कि अपना जीवन त्यागने के लिए, ये पुरानी परंपरा है, अब नहीं है उसमें, अब वो भी खत्म हो गई। अपना जीवन त्यागने के लिए व्यक्ति भोजन त्याग देता है, जिसे आप कह सकते हैं कि भूख हड़ताल कर देना। ठीक, अगर कानूनन इस चीज को देखा जाए तो कानूनन यह चीज जो है आत्महत्या का प्रयास है। अब आप बीमार हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है,
या आप अपनी मर्जी से इस स्थिति में नहीं है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं है आपकी, पानी पीने की इच्छा है, तो जबरदस्ती आपको नहीं ऐसा किया सकता। लेकिन आप जीवन त्यागने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन ऐसा नहीं करता, जबरदस्ती आपको खाना खिला देता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है, ऐसा करता है कि नहीं करता। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे इन सारे किसी चीज को खतरा हो, लेकिन वह अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि व्यक्ति कभी प्रचार की स्थिति में होता है तो क्या करता है, आप कभी अपना सामान बेचने के लिए क्या करते हो, दूसरे की आलोचना करते हो। क्या करते हो, जैसे मेरी ये पेन अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ये पेन सबसे अच्छी है, जितनी भी पेन और इंडिया में और भी हैं उन सब में सबसे बेहतर है, और सबकी, भाई मैं ये कह सकता हूँ मेरी पेन सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर, बट ये नहीं कह सकता कि दूसरी पेन खराब है। हमें ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो कभी कभी होता है कि प्रचार के अधीन लोग लालच देते हैं, प्रचार के अधीन लोग जो है किसी प्रकार का ऐसा मतलब मोटिवेशन देते हैं, आर्थिक सामाजिक मोटिवेशन, नौकरी की गारंटी कि इस धर्म को अपना लो नौकरी मिल जाएगी, इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं। तो इस तरह से प्रचार करके किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान नहीं देता। याद रखिएगा कि प्रचार के अधिकार में किसी भी अन्य व्यक्ति को परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन का कारण होगा। क्योंकि कोई भी धर्म आप अपनी अंतरात्मा से, ठीक है, अडॉप्ट कर रहे हैं, या कोई भी धर्म का आचरण करने से आपको रोका भी नहीं जा सकता। जैसे आप अभी चल रहा है नवरात्रि, क्या चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, ठीक है, माँ दुर्गा का जो है 9 दिन चल रहा है। अब ये नवरात्र का पर्व जो है किस समुदाय का त्योहार है, हिंदू समुदाय का त्योहार है। इस नवरात्र में लोग क्या करते हैं, 9 दिन क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। बहुत से लोग इसके फर्स्ट एंड लास्ट 2 दिन व्रत रखते हैं। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, कोई सिख समुदाय का व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन समुदाय का व्यक्ति भी इस मैथोलॉजी को स्वीकार कर ले और वो कहे कि नहीं हम अपने धर्म का पालन करते हैं लेकिन हम नवरात्र के फर्स्ट एंड लास्ट डे फास्ट भी रहेंगे, क्या कोई भी समूह, कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून उसे इस व्रत को रखने से रोक सकता है? बताइए, नहीं रोक सकता, नहीं रोकेगा। रमजान के महीने में अगर किसी हिंदू के द्वारा, अक्सर देखा जाता है हमारे बहुत से हिंदू भाई रोजा इफ्तार में भी जाते हैं, बहुत से हमारे हिंदू भाई एक दिन का रोजा भी रखते हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो एक दिन का रमजान रखते हैं, पवित्र महीना माना जाता है, ठीक। तो ऐसा करने पर भी कोई न मुस्लिम समुदाय उसे रोक सकता है और ना ही कोई कानून। तो आप अंतःकरण किसके लिए करेंगे ये आपकी आजादी है, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। दैट इज अ मेंशन इन आर्टिकल 25। कोई भी आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप नहीं, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था थोप नहीं सकता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अभी देखिए, आपने देखा होगा बहुत टीवी पे न्यूज भी आता है कि कहां कहां पर रामलीला चल रही है। रामलीला एक मूवी भी बनी थी, ठीक है, और रामलीला का मतलब राम के कैरेक्टर को पिक्चराइज किया जाता है लोगों के द्वारा, ताकि समाज को राम के कैरेक्टर से परिचित कराया जाए और अच्छी चीजें वहां तक पहुंचाई जाए, क्योंकि राम का कैरेक्टर ऐसा है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्लियर? अब शायद आपने सुना हो कि रामलीला का मंचन करने में जो रामलीला के पात्र होते हैं या जो प्रबंध समिति होती है, प्रबंध समिति, इसमें प्रायः देखा जाता है कि इसमें हिंदू समुदाय के लोग भाग लेते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रामलीला के प्रबंध समिति में शामिल है या उसका अभिनय कर रहा है, तो क्या कोई भी व्यक्ति कानूनन उसे रोक सकता है? नहीं। तो अगर आप अपने ही धर्म से संबंधित कोई प्रबंधन कर रहे हैं, कोई कल्याण का ट्रस्ट बना रहे हैं, धर्मार्थ उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कार्य का जो है संचालन कर रहे हैं, तो ना तो आपको कोई रोक सकता है, ना ही उसके लिए आप को जो है अपनी खुद की संपत्ति खर्च करने से भी कोई प्रतिबंधित कर सकता है। तो सभी धार्मिक संप्रदायों
और संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए अपने स्वयं की संस्थानों की स्थापना करने के लिए, और खुद के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और प्रबंधन करने का आपको अधिकार देता है संविधान। क्लियर? इसमें कोई डाउट? द राइट टू रिलीजन थोड़ा सा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्यों? आप बताइए। क्या कहते हैं जो रामानंद सागर की रामायण है, क्या उसमें कोई भी कैरेक्टर मुस्लिम समुदाय का है? अगर होता तो क्या उसको कोर्ट के थ्रू रोका जा सकता था, कानून के थ्रू रोका जा सकता था? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 26 में ये क्लियर किया गया है कि उसे रोका नहीं जा सकता। वो उस कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। वो उस भाई आपने देखा होगा, शायद आपको आश्चर्य हो, आज भी हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तिकार हैं, क्योंकि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा होती नहीं, जो मूर्तिकार हैं वो मैक्सिमम हिंदू समुदाय के नहीं है। हिंदू मूर्तिकार आपको कम मिलेंगे, मूर्तिकार ज्यादा सर आपको मुस्लिम समुदाय के मिलेंगे। जितनी भी मूर्तियां देवी देवताओं की बनती हैं, इसमें से ज्यादातर मूर्तिकार मुस्लिम समुदाय के हैं। ठीक, एक बात, आपने जितने भी धार्मिक संगीत सुने हैं, उनमें से ज्यादातर संगीतकार मुस्लिम समुदाय के हैं। क्लियर? एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या दीपावली या दशहरे का मेला होगा, उसमें वो मेले में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग जाएंगे, उस मेले में मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मेला देखने नहीं जा सकता। तो ये है आपके धार्मिक। ईद के मिलन समारोह में क्या हिंदी समुदाय का व्यक्ति नहीं जाता, अपने किसी मित्र से ईद की बधाई नहीं देता? तो ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आगे, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर आपने अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई धन खर्च किया है, जैसे राम मंदिर बन रहा है, अगर आप राम मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान देते हैं, किसी मस्जिद के निर्माण में, किसी मदरसे के निर्माण में किसी प्रकार का अनुदान देते हैं, तो आपके उस अनुदान किए गए राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी आपने अनुदान किया है उस पर किसी भी प्रकार के कर की जो है कर को आरोपित नहीं किया जाएगा। ओके, क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए अब अगला आर्टिकल थोड़ा सा टिपिकल है, बट ईमानदारी से समझेंगे जरूर समझ में आएगा। आर्टिकल 28, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, प्रोहिबिशन टू रिलीजियस एजुकेशन इन द स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपके यहाँ जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्ण सरकारी, पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित, जैसे आपका जीआईसी है, ठीक है, नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, ये पूरी तरह से, या राजकीय शिक्षण संस्थान, नगर पालिका के कॉलेज, ये पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। दूसरा है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी, ठीक है, जिसमें सरकार के कुछ धन का निवेश है, सरकार इसमें निवेश करती है, लेकिन इसके प्रबंधन का अधिकार किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, लेकिन सरकार का धन भी इसमें खर्च होता है। और तीसरी शिक्षण संस्थान होती है पूर्णतः निजी, जो सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार इसकी स्थापना की जा सकती है, इसको चलाया जा सकता है। जैसे आपके तमाम कॉन्वेंट्स वगैरह, आपके गली मोहल्ले में तमाम हाई स्कूल इंटर तक स्कूल खुले हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त तो हैं, लेकिन सरकार उसमें कोई भी धन खर्च नहीं करती, प्राइवेट स्कूल। अब
इसी में एक विद्यालय आपको मिलेगा, सरस्वती शिक्षा संस्थान, मिलता है ना। आरएसएस वालों की निजी संस्था है ये, उसके थ्रू चलाया जाता है, सरकार का इसमें योगदान नहीं है। ठीक है, तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कि प्राइवेट स्थापित किए गए हैं। क्लियर, कुछ मदरसे ऐसे हैं, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार फंडिंग करती है, लेकिन बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनकी स्थापना, बहुत से मुस्लिम विद्यालय ऐसे हैं जो बनाए तो अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा गए हैं, लेकिन उसको अल्पसंख्यक वर्ग की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है, उसे शामिल करने के लिए कई प्रयास किए गए, कई लोग स्तर पे प्रयास किए गए, लेकिन सरकार ने इसकी मान्यता पिछले 70 सालों में नहीं दी। अब यहाँ पर देखिए कि अगर कोई शिक्षण संस्थान ऐसा है जो पूरी तरह से सरकारी है या अर्ध सरकारी है, राज्य का है, राज्य वित्त पोषित है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की जो है नहीं कराई जा सकती। राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश प्राप्त करने या उसके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और निजी संस्था पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक, जैसे आपको पता है कि शिक्षा सामान्यतः भारतीय समुदाय में शिक्षा को, हिंदू समुदाय जो मेजोरिटी में है, जो है सरस्वती माना गया है, सरस्वती की उपासना की जाती है शिक्षा के लिए। भाई हम मानते हैं ना सरस्वती देवी हैं जिनके स्थिति, जिनके आधार पर हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। शिक्षा को हम सरस्वती देवी के रूप में जो है पूजते हैं, ऐसी उपासना की जाती है भारतीय हिंदू समुदाय में। अब सरस्वती को मूर्ति के रूप में मूर्ति पूजा की परंपरा है, सरस्वती मूर्ति के रूप में स्थापित है। इस्लाम जो है, इस्लाम समुदाय, इस्लाम धर्म इस मूर्ति पूजा के विरोधी है, वो मूर्ति पूजा की स्वीकृति नहीं देता। क्यों देता है कि नहीं देता, बताएं, कमेंट करें जल्दी से। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा की स्वीकृति देता है? अगर किसी शिक्षण संस्थान में सरकारी या सरकारी हो, ठीक है, वहां पर इस सरस्वती पूजा के अवसर पर यह आदेश दे दिया जाए कि सरस्वती पूजा में सबको आना अनिवार्य है, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, या आपके ऊपर पनिशमेंट के तौर पे फाइन लगाई जाएगी, या ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, ना आने पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको संविधान रोकता है, और अगर ये अर्ध सरकारी संस्थान है तो आप बिना अभिभावक की सहमति से उस विद्यार्थी को इस धार्मिक शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अब निजी स्कूल है, जैसे आरएसएस वालों का स्कूल, उसमें जो भी एडमिशन लेगा सवेरे सवेरे सरस्वती जी की पूजा होगी तो होगी, उसमें भाग लेना पड़ेगा, नहीं आप उसकी परंपरा में आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो निजी क्षेत्र का है। ओनली प्राइवेट स्कूल में अलाउड है, और निजी या सरकारी या अर्ध सरकारी विद्यालयों में धार्मिक पूजा करा सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप उसमें आइए। धार्मिक पूजा संभव है कि शिक्षा के नाम पे सरस्वती जी की पूजा करना, भाई विद्यालय के प्रिंसिपल साहब अगर पूजा करना चाहते हैं तो करें, और विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो आप उसे मजबूर, बाध्य या नहीं कर सकते, उसे किसी प्रकार के पनिशमेंट से जो है नवाज नहीं सकते। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? ये थोड़ा सा टिपिकल था, कई कॉलम है इसमें, कई स्टेप हैं इसके, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। क्लियर वसुदेव, सुमित? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये दोनों अधिकार जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, ये दोनों अधिकार माइनॉरिटी के हैं। किसके? अल्पसंख्यक वर्ग के। क्लियर? अब ये अधिकार ये क्यों जरूरी थे, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक मोहल्ला है, मान लीजिए आपके अगल बगल या आपके मोहल्ले में 90% हिंदू रहते हैं, कानून नहीं है, याद रखिएगा, संविधान को किनारे करिए पहले, क्योंकि संविधान के द्वारा तो बाध्य किया गया है। बिना संविधान की बात करिए, बिना संविधान की व्यवस्था के, जैसे अफगानिस्तान की बात अभी कर लीजिए, ठीक है।
90% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम है। और एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां न 10% हिंदू हैं और 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक, अभी दुर्गा पूजा चल रही है। दुर्गा पूजा में कहीं कहीं पर देखिए माँ दुर्गा की झांकियां निकाली जाती हैं। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? खैर अभी तो कोविड है, सरकार ने सारी चीज़ों पे जो है लगा रखा है प्रतिबंध, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ों पे सरकार ने रोक लगा रखी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, सामान्य कंडीशन की बात करें कि ये है ए मोहल्ला, ये है बी मोहल्ला, जिस दिन दुर्गा झांकी निकलनी है, दुर्गा जी की क्या निकलनी है? झांकियां निकलनी है, उसी दिन मान लीजिए मुहर्रम का जुलूस निकलना है। आप बताइए, ए मोहल्ले में अगर एक ही सड़क है और एक ही टाइम पे दोनों निकलना है, सरकार नहीं है यहाँ इस मामले में हस्तक्षेप कर रही, तो बताइए क्या निकलेगा? दुर्गा पूजा का जुलूस निकलेगा, दुर्गा पूजा की झांकियां निकलेंगी कि मुहर्रम का जुलूस? हरिओम। नहीं, इस कंडीशन में दंगा नहीं होता। 90 और 10% का रेशियो अगर है तो दंगा नहीं होगा। हारून जी याद रखिएगा, यहाँ दंगा नहीं हो सकता, क्योंकि जो माइनॉरिटी में है उसकी संख्या इतनी कम है। जो समझ रहा है, अगर वो ऐसी स्थिति में आया, कानून व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा ना कि कानून व्यवस्था संविधान को किनारे करिए, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? जो बाहुल्य है वो अपना काम करेंगे, अल्पसंख्यक जो है उसे कहेंगे कैसा है कि आप नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे, बाद में आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकल जाएगा, दुर्गा पूजा बाद में निकलेगी। निकलेगा दोनों, बट पहले कोई निकलेगा जो ताकतवर है। मत्स्य न्याय कहा जाता है इससे। ठीक, लेकिन आप बताइए, अगर ऐसा होता है तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके त्योहार खतरे में है, उसकी भाषा खतरे में है, उसकी संस्कृति खतरे में है। जैसे आप देख रहे हैं कि किसी मोहल्ले में 90% हिंदू हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी माध्यम से एजुकेशन दी जा रही है, अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही है, वहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, अक्सर विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसी गली में, इसी जगह पर 5% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जहाँ पर जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। आप बताइए, उर्दू की व्यवस्था उनकी हो सकती है? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि 90% अगर मोहम्मडन है, स्कूल है, तो यहाँ पर संस्कृत की व्यवस्था नहीं हो सकती। इन्हें 5% हिंदुओं को संस्कृत की अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति बची रहे। इसके लिए सरकार ने उन्हें ये व्यवस्था दी है, संविधान ने व्यवस्था दी है कि नागरिक किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट भाषा, स्वयं की लिपि, संस्कृति, उसके संरक्षण और विकास का अधिकार देती है। इस प्रकार राज्य के किसी भी बाहरी संस्कृति को लागू करने से रोककर अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को बचाने के लिए अपने कार्य को कर सकते हैं। उसमें शासन, प्रशासन, सरकार उन्हें समर्थन देती है, और साथ ही साथ ताकि उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर की रक्षा की जा सके। अब वो रक्षा होगी कैसे? उसके लिए अनुच्छेद 30 में प्रोविजन किया गया है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो अपनी व्यवस्था के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, विकसित करने, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार देता है। 99% विद्यालयों में हिंदी चल रही है, अंग्रेजी चल रही है, संस्कृत चल रही है, उर्दू नहीं चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के 99% विद्यालयों में हिंदी चल रही है, अंग्रेजी चल रही है, उर्दू चल रही है, लेकिन संस्कृत नहीं चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में संस्कृत संकट में है, और अन्य राज्यों में जहां हिंदू बाहुल्य आबादी है वहां उर्दू संकट में है, जबकि दोनों जगह दोनों भाषाओं का अस्तित्व में बने रहना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, उसका मैनेज करना, उसे चलाना, ये सारा का सारा अधिकार अल्पसंख्यकों को संविधान में दिया गया है। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ? कोई डाउट अगर है
तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस पार्ट का हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आर्टिकल आप मिस नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। अब इसके आगे था 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। आपको संपत्ति धारण करने, संपत्ति कमाने का अधिकार था। और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकाल करके आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। अब जो ये फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या हो गया, अब ये लीगल राइट हो गया। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इसे कब निकाला गया और किस संशोधन के द्वारा निकाला गया? जल्दी से सारे के सारे लोग कमेंट करें, सारे के सारे लोग कमेंट करें और मुझे बताएं। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि इस अनुच्छेद 31 को 300A में ऐड किया गया, तो ईयर कौन सा था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? तो मिस्टर श्यामलाल का कहना है 1976, कुलदीप का कहना है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, अंकित का कहना है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972, हारून का कहना है 1978, ठीक है। 44, ललित, राजन 44, भाई दोनों कमेंट करना है आपको, दोनों चीजें कमेंट करनी है, ईयर भी कमेंट करना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर भी कमेंट करना है और ईयर भी कमेंट करना है, दोनों चीजें। आपको मैं हिंट कर दे रहा हूं, इस समय मोरारजी देसाई साहब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब आप कमेंट करिए। अमेंडमेंट याद नहीं है, किसी को अमेंडमेंट याद है तो ईयर याद नहीं, किसी को ईयर याद है तो अमेंडमेंट याद नहीं। दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 44th एंड ईयर इज 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही आंसर किया। 78 में 89वां संविधान संशोधन नहीं होगा, कल्पना। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अब याद रहेगा? ओके, तो अनुच्छेद 31 को निकाल करके कहाँ अब ऐड कर दिया गया 300A में। अब ये लीगल राइट हो गया। आप अभी भी पैसा कमाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कैसे? कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप पैसा कमाने का अधिकार नहीं रखते। ओके, क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप बताइए, आप उपचार कब कराते हैं? आप उपचार कब कराते हैं? यस वसुदेव, अभी आगे इस पर बात करेंगे हम। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बने। जब बीमार होते हैं तभी आप उपचार कराने जाते हैं ना, बीमार हो तब। इन द सेंस, आप ऐसे ही अपने मौलिक अधिकारों को जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। आप तब लागू करा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करे, कोई उनका गला दबा रहा हो, कोई उन्हें परेशान कर रहा हो। अब ये परेशान करने की ताकत किसमें है? तो ये ताकत है राज्य के पास। तो अगर राज्य कोई ऐसा कदम उठाता है, ऐसा कोई कानून बनाता है, ऐसा कोई नियम बनाता है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इस मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला डॉक्टर है जुडिशियरी। क्या है? जुडिशियरी, न्यायपालिका। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपके शरीर के अंदर से बीमारी थोड़ी निकालता है। डॉक्टर क्या करता है? आपको एक पर्चा लिख के देता है, ये क्या ले लीजिए? मेडिसिन। आप न्यायपालिका के पास जाएंगे, जुडिशरी के पास, तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और चाहे आप हाई कोर्ट जाइए, दोनों जगह जा सकते हैं, दोनों प्रकार के डॉक्टर हैं। क्यों? क्या करता है डॉक्टर?
डॉक्टर आपको एक पर्चे पर कुछ दवाओं का नाम लिख कर दे देता है, कहता है ये दवाएं लीजिए, सुबह दोपहर शाम खाइए, ठीक हो जाएंगे ही ना। तो आपकी न्यायपालिका क्या करती है, जज साहब उठ के नहीं आते वहां से कि चलिए आप समस्या में, चले देखते हैं क्या समस्या, नहीं, वहां से वो भी एक ऐसा ही पर्चा लिखते हैं, ठीक है, एक ऐसा ही पर्चा लिखते हैं जिसे आप कहते हैं आदेश। क्या कहते हैं, आदेश। इसी आदेश को आप कहते हैं रिट। क्या कहते हैं, रिट। तो ये कितने प्रकार के आदेश आ सकते हैं, कितने प्रकार के पर्चे लिखे जाते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। और इन्हीं 5 प्रकार के आदेशों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो ये 5 प्रकार के मौलिक आदेश सुप्रीम कोर्ट भी देता है, हाई कोर्ट भी देता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो प्रोविजन किया गया है उसमें देता है, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के थ्रू ये पावर दिया गया है। यस, ठीक है, दोनों आर्टिकल के थ्रू ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। अब इसकी महत्ता को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस अनुच्छेद 32 की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कहा कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। इसे कहा गया है सूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एड्रेस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब यहां से 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, 4 विकल्प मैं दे रहा हूं, आत्मा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट क्वेश्चन A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन आर्टिकल 32, दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट, तीसरा ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा ऑप्शन, ठीक है, प्रियम्बल, PRI, ठीक है, प्रियम्बल। बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नीतीश का कहना है A, धीरज का कहना है D, मोहिती का भी कहना है A। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहां पर कहीं भी मैंने मेंशन नहीं किया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, आपके घर में आप अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा के लिए आप बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों के प्रेम में कभी कभी उनके कुछ दोष दिखाई नहीं देते। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं? कहीं कहीं होता है ना। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसके सामने आपकी वजह से परेशानी खड़ी हुई है, ठीक है, उस व्यक्ति को तो आपका दोष दिख रहा है, तो वो आपकी आलोचना भी कर सकता है। अगर हो सकता है ऐसा मैं चिड़बस करूं, भाई ऐसा है कि आप अच्छा पढ़ते हो, आपने एग्जाम में 95% नंबर गेन कर लिए, आपके पड़ोस में मिस्टर राघव रहते हैं, राघव 94% नंबर गेन किए, दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पिताजी आपकी तारीफ न करें कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, राघव से अच्छा नंबर पाया, लेकिन हो सकता है राघव के पिताजी ये काम कर बैठे कि आपने कुछ ना कुछ चीटिंग जरूर की है, नहीं तो आप राघव से ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं। कभी कभी ये समस्याएं सामने आती हैं, आपने नहीं सुनी देखी होंगी तो सुनी जरूर होंगी। यहाँ पर ना आपकी गलती है ना राघव की गलती है यहाँ पे उनके पिताजी की, ठीक है, क्योंकि उनके 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 अपने विव हैं। यहाँ पर मैंने किसी का विव नहीं पूछा है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको पता है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ के मुकदमे में, और उसमें उसने कहा था कि आपकी प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, संविधान की आत्मा है और परिवर्तनशील भी है। तो संविधान की आत्मा क्या मानी जाती है? प्रियम्बल। लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
लेकिन इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको 4 विकल्प मैं दे दूं, वही वाले A, B, C और D, ठीक है। 32 आर्टिकल और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपका प्रियम्बल। आप बताइए अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग है। ओके, बात क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं है किसी को? अब 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और आप जो है यहां पर गलती अब नहीं करेंगे कि कंफ्यूज नहीं होंगे। अंबेडकर साहब का नाम है तो 32, अगर इनका नाम नहीं है, सीधी आत्मा पूछी गई है तो दैट इज अ प्रियम्बल। ओके, तो यहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा 5 प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं रिट। तो भारतीय संविधान में अधिकारों को प्रदान करने के साथ साथ उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व तो उच्चतम न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है। संवैधानिक उपचारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है और बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ओके, नेक्स्ट। तो ये 5 प्रकार के आदेश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, इनका हिंदी में नाम इंपॉर्टेंट है और इनका अंग्रेजी में भी नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे आप कहते हैं हैबियस कॉर्पस। कभी कभी वे ऐसा भी लिख करके एग्जाम में आता है, हैबियस कॉर्पस। कभी कभी ये ऐसा भी एग्जाम में हिंदी में लिख के आएगा, तो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों याद करनी पड़ेगी। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं हम उन्हें न्यायमूर्ति कह के बुलाते हैं और जजों को हम न्यायाधीश कह के बुलाते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही काम है, वसुदेव जी। हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, जिसे आप कहते हैं मैंडमस, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे लिख के आता है। सेटेयोरारी, ये दोनों हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं। इसे हिंदी में पूछा जाता है क्यो वारंटो, ठीक है। ये 3 आप हिंदी में जरूर याद करें, ठीक है। यस, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या आदेश है, क्यों कोई रिट आती है, क्यों ये आदेश आता है, किस वजह से आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है सशरीर उपस्थित करना, फिजिकली प्रेजेंट करना। इसको क्यों इशू किया जाता है जान लीजिए। सिंपल सी बात है, न्याय करने का अधिकार किसको दिया है संविधान ने? न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को है। किसको है? न्यायपालिका को। और आपके संविधान के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे ही हिरासत में रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर उसे किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा कि आपने जिस आरोप में उस व्यक्ति को नजरबंद कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है, उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, ये न्यायपालिका डिसाइड करेगी। आपको निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया है। शासन और प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, इसका निर्धारण करना न्यायपालिका का काम है। तो आपने अरेस्ट किया, उसे 24 घंटे के अंदर अगर आपने न्यायपालिका के सामने सौंप दिया, न्यायपालिका उसे 10 साल की सजा दे दे, 10 साल आपको जेल में रखे न्यायपालिका के आदेश पर, तो उस पर कोई हैबियस कॉर्पस नहीं आएगा। लेकिन अगर न्यायपालिका के आदेश के बिना आपको शासन या प्रशासन या किसी व्यक्ति ने आपको 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके रखा है, नजरबंद करके रखा है, तो आप अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा, आप तो भाई नजरबंद ही, आप क्या जाएंगे? आपका कोई रिप्रेजेंटेटर, आपका कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी, वकील न्यायालय जाएगा, न्यायालय से ये बात बताएगा कि हाँ आपको जो है गैर कानूनी तक, क्योंकि कानून तो कहता है 24 घंटे, आप बताएंगे ना कि गैर कानूनी तरीके से बंदी बना के रखा गया है, तो न्यायपालिका वहां से आदेश देगा कि जिस व्यक्ति ने भी बंदी बनाया होगा, जिस संस्था ने बंदी बनाई होगी, जिस सरकार ने बंदी बनाई होगी, कि आप इस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने उपस्थित करिए। तो ये रिट किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति को जारी की जा सकती है,
यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसको लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बगल में एक दरोगा जी रहते हैं जो आपके बगल के थाने पे पोस्टेड है। आप उनके पड़ोसी हैं, ए मिस्टर दरोगा हैं और बी उनके पड़ोसी हैं। तो भाई दरोगा जी पुलिस विभाग में है, तो ये पुलिस विभाग की वर्दी का अपना एक अलग महत्ता होती है ना, पावर होता है। सपोज दैट किसी मुद्दे को लेके आप लोगों में विवाद छिड़ गया, हो सकता है कहीं भी हो सकता है। अब दरोगा जी तो पावर में है ना, आप उनके पड़ोसी, लेकिन आप पावर में नहीं है। आप जा रहे थे कहीं किसी धारा में, दरोगा जी ने आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया, थाने ले जा गए और बंद कर दिया। कॉमनली अगर आप लोग किसी कोई व्यक्ति पुलिस परिवार से है तो आपको पता होगा है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो आपके थाने पर एक केस डायरी होती है, केस डायरी। इस केस डायरी में आपका नाम, आपका पता, गिरफ्तारी की जगह, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी की तारीख, गिरफ्तारी का समय, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक, ये सब कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं, बट इसको मेंशन करना आपकी ही जिम्मेदारी है। सपोज दैट आपने मेंशन नहीं किया है, आप उसे गिरफ्तार करके रखे हुए हैं, केस डायरी पे कुछ चढ़ाया ही नहीं है। अब आप थाने के इंचार्ज हैं तो आपका कोई अधीनस्थ भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, या आपने मेंशन नहीं किया है, आप उसे न्यायपालिका के सामने नहीं ले जा रहे हैं, आपने 24 घंटा उसे बिना डायरी में दर्ज किए बंद करके रखा, उसके बाद नहीं गए तो आपका जो उस व्यक्ति का सगा संबंधी होगा ये उच्च अधिकारियों के पास जाएगा। अगर उच्च अधिकारियों ने बात सुन ली तो उसका चालान किया जाएगा, न्यायपालिका जाएगा। अगर उन्होंने भी बात नहीं सुनी तो भाई विभाग की बात है, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग विभाग के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं होता है, वैसे ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहुंच ऊपर तक है और स्टे करा दिया 3 दिन। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही रास्ता है कि आप न्यायपालिका जाएं, न्यायपालिका वहां से आदेश करे कि भाई इनको हमारे सामने लाओ, हम चेक करेंगे ना कि अपराधी हैं कि नहीं, आप लोग थोड़े डिसाइड कर लेंगे, क्यों? ओके, चलिए आगे बढ़े। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि मंत्री जी के यहाँ काम करने वाला नौकर कभी कभी उनके घर में कोई ऐसी हरकत कर देता है, ठीक है, मतलब कि मंत्री जी के यहाँ काम करने वाला नौकर, उनकी बेटी से उसको प्रेम हो गया, बेटी भी उनसे प्रेम करने लगी। अब मंत्री जी की हालत खराब कि अगर नौकर के साथ विवाह करना पड़ा तो बड़ी समस्या है, तो नौकर को धीरे से किसी धारा में अंदर करवाए। पुलिस वालों को जो है मंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने बंद करके रखा है, डीएम तक बोल नहीं रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी तक मंत्री जी के अंडर में है, कौन बोलेगा? तो एक ही रास्ता है, न्यायपालिका, वहीं जाइए, वहीं व्यवस्था बनेगी आपकी। ओके, नेक्स्ट, परमादेश, हमारा आदेश। परमादेश का मतलब है समादेश, मैंडमस, हमारा आदेश। ये आदेश न्यायपालिका के, ठीक है, द्वारा, जुडिशरी के द्वारा अनुच्छेद 32 या 226 के थ्रू किसको जारी किया जाता है? प्रशासन को जारी किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, कि आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रशासन के अपने दायित्व होते हैं, अपने कार्य होते हैं और अपनी जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी। जैसे मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना है, ऐसे ही अगर मैं किसी सरकारी स्कूल का टीचर होता तो मुझे वहाँ उस क्लास में पढ़ाना होता, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, उसके बदले मुझे सरकार तनख्वाह देती है, ये मेरी मतलब आपकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे फीस नहीं लेता, मैं सरकार से लेता फिर फीस। अगर मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ जिम्मेदारी से, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध प्रशासन जाता है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका आदेश करेगी कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। आपके यहाँ 2 लोग हैं, ए है मिस्टर बी है, दोनों लोग जो है नया नया घर बनवाते हैं और घर बनवाने के बाद ये लोग बिजली और पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं। भाई बिजली पानी का कनेक्शन सबके लिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये लोग पानी का कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है, पानी का कनेक्शन लेने के लिए ये जल निगम के ऑफिस गए, ए भी गए, बी भी गए, तो जल निगम के ऑफिस गए तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिस्टर ए भी ले गए और मिस्टर बी भी ले गए, दोनों लोगों ने जमा कर दिया, ठीक है। और
ए साहब जब गए तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर जो जल निगम ऑफिस का जो है प्रबंधक है, मैनेजर है, वो मिस्टर ए का किसी ढंग से रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। तो मिस्टर ए को चाय वाय भी पिलाया उसने और कहा कि ठीक है जाइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरे दिन पाइप प्लम्बर सब आ गए और दूर से पाइप खींचनी थी, पाइप लग गई, एक एक घर में पानी आने लगा और प्रॉपरली वो आराम से अपने घर में भी तो पानी भरते भरते बाहर भी निकाल के लगाते कि यहाँ बाहर भी पानी, देखो हमारे यहाँ पानी आ गया। बी साहब ने भी उतने ही पेपर जमा किए। ठीक, बी साहब के यहाँ ना प्लम्बर आया ना पाइप आई। वो तो ये साहब अगले दिन फिर गए कि भाई हमारे यहाँ नहीं लगा, तो पाइप खत्म हो गई है, अब एक हफ्ते बाद पाइप आएगी, आइएगा। एक हफ्ते बाद साहब फिर गए, मतलब कि पाइप तो आ गई है लेकिन जो लगाने वाला प्लम्बर है वो छुट्टी पर चला गया है, एक हफ्ते बाद आइएगा। एक हफ्ते बाद फिर पहुंचे तो पाइप भी थी, प्लम्बर भी था। इस बार मैनेजर साहब छुट्टी पे चले गए हैं, एक हफ्ते बाद फिर आइएगा। एक हफ्ते बाद गए तो पाइप खत्म हो गई थी। क्यों? ऐसा चलता रहता है ऑफिसों में। उसका एक ही कारण था। कारण क्या था? या तो आप एक ही तरह उनके साहब के रिलेटिव होते, या फिर आपका रिश्ता बनाने के लिए भारत की परंपरा बन चुकी है और ये परंपरा जब तक टूटेगी नहीं तब तक हमारे देश को महानता नहीं मिलेगी। हम सिर्फ शब्दों से महान कहलाएंगे और वो हैं गांधी जी की फोटो। अगर आपने उन कागजों के साथ एक कागज ये भी लगा रखा होता, गांधी जी का फोटो, तो आपका भी पाइप प्लम्बर सब कुछ आ गया होता, लेकिन आपने नहीं लगाया। उस फाइल में एक कागज अधूरा छोड़ दिया, तो अभी वो कागज अधूरा है और चल रहा है। जब तक आप वो गांधी जी की फोटो नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। अब अगर काम कराना है या तो ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करिए, या तो पूरा सिस्टम बना है ना, चैन बनी है, कोई कुछ नहीं करने वाला। ठीक, करप्शन तो इस लेवल का है, चैन धीरे धीरे टूट रही है लेकिन अभी बहुत लंबा समय लगेगा वो चैन टूटने में। हाँ, वो जल्दी तब टूट सकती है जब हम और आप चाहें, लेकिन हम आप चाहते नहीं। जहां अपनी गर्दन फंसती है तुरंत आपके स्वर और भाषाएं बदल जाती हैं। ठीक, तो गांधी जी की फोटो लगी नहीं। अब आपके सामने एक ही रास्ता है। अगर आप बिना गांधी जी के फोटो के अपने आप पाइप चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी वहां से आर्डर करेगा कि पहले तो इनके घर में पाइप और पानी पहुंचा दो, उसके बाद कारण बताओ हमको कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था। तो कारण बताने के लिए उनके पास तमाम रास्ते होते हैं, कभी पाइप नहीं था, कभी जो छुट्टी पे, कभी वो छुट्टी पे, कोई ना कोई कारण बता ही देते हैं। तो परमादेश का मतलब होता है अगर कोई लोक सेवक अपने कार्यों को नहीं कर रहा है तो उसे न्यायपालिका द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप कार्य करें। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? इसका मतलब होता है कि आपने कोई काम किस अधिकार से किया है। सपोज दैट आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री लाइन यही है, आपकी बाउंड्री लाइन यही है, आप किसी थाने के एम्प्लाई हैं और आपके थाने का क्षेत्र ये है, इस क्षेत्र में होने वाले सभी क्राइम को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप चले गए दूसरे के थाने के क्षेत्र में क्राइम रोकने, ठीक है, वहां के व्यक्ति को अरेस्ट करके ले आए, अपने थाने में बंद कर दिए। भाई साहब, इसको अरेस्ट किया था तो यही कहीं थाने में बंद करवा दिए होते, क्योंकि आपके ज्यूरिडिक्शन में ये नहीं आता। आप उसे अगर अपने थाने में बंद किए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, न्यायालय आपसे पूछेगा कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को अपने थाने में अरेस्ट किया, क्या यह आपके थाने का केस है? तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई लोक अधिकारी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन करके उनका अतिक्रमण करता है दूसरे के अधिकारों का, तो उस अनुचित कार्य को रोकने के लिए ये रीट जारी की जाती है। आगे, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो उत्प्रेषण रीट और प्रतिषेध रीट, दो रीटें, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों रीटें हायर लेवल की जुडिशरी के द्वारा लोअर लेवल की जुडिशरी को जारी की जाती है। मतलब न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका को जारी की जाने वाली रीट है, ये शासन और प्रशासन को नहीं दी जाती। वरिष्ठ न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय, अपर न्यायालय, लोअर न्यायालय को आदेश देता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम ना करें, ठीक है, या कोई ऐसा मुद्दा जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, ठीक, उस पर हायर लेवल के जुडिशरी एक्शन लेना चाहती है तो लोअर लेवल की जुडिशरी को रोक देगी कि आप रुके रहिए, ये मैटर मुझे ट्रांसफर करिए। तो प्रतिषेध की रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी की जाती है, जिससे ऐसी अधिकारिता का प्रयोग न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर।
यह कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। जैसे आपकी क्षमता है कि आप 10 लाख तक के मुकदमे सुन सकते हैं, तो आप 50 लाख तक के मुकदमों की सुनवाई न शुरू करें। आपको अधिकार नहीं है मृत्युदंड देने का, तो ऐसे किसी मुकदमे की सुनवाई न करें जिसमें मृत्युदंड की सजा, ठीक है, लंबित है। आगे, उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक ही समान कारणों पर जारी की जाती है, लेकिन इनमें एक अंतर है कि प्रतिषेध की रीट तब जारी की जाती है जब निर्णय न दिया गया हो, अभी मामला जो है अनिर्णित हो, मुकदमा चल रहा हो अनिर्णित मामले में, लेकिन उत्प्रेषण की रीट तब जारी होती है जब निर्णय दे दिया गया हो, ठीक है, तो उसके दिए गए निर्णयों पर रोक भी लगा देती है और उच्च या उच्चतम न्यायालय के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो उसे भी रोकती है। तो उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जो अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा हो किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया हो। यहाँ पर दो कारण हो गए। एक तो कभी ये तब भी जारी होती है जब न्याय हो चुका है, न्याय डिक्लेयर कर दिया गया है, तो न्याय दो कंडीशन में भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक, कभी कभी अपनी सीमा से परे होकर भी न्याय लोग दे देते हैं, भाई मुकदमा 50 लाख का सुन रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है, किसी ने शिकायत भी नहीं की, सामने वाले को जानकारी भी नहीं है और उन्होंने निर्णय भी दे दिया जज साहब ने, तो अगर इसके बाद पता चला तो भी ये उत्प्रेषण के तहत उच्च स्तर के न्यायालय को जारी कर दिया जाएगा। या उनके निर्णय के अंतर्गत आता है, 10 लाख का ही मुकदमा है, लेकिन उन्होंने जो निर्णय दिया है वो न्याय के नेचुरल सिद्धांतों के विरुद्ध है, बिना सामने वाले को सुने न्याय दे दिया, तो ये नेचुरल सिद्धांतों के विरुद्ध है। एक तरफा न्याय नहीं कर सकते आप, दोनों पक्षों को आपको सुनना ही पड़ेगा। जब तक दोनों पक्षों को सुनेंगे नहीं तब तक आप न्याय नहीं दे सकते। ओके, चलिए तब इसके बाद बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट से अब कोई सवाल नहीं होगा। अगर कुछ अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट, अगर कोई कंफ्यूजन, वसुदेव, अब क्लास अपने एंड की तरफ बढ़ रही है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ नहीं है आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 4 लाइन का है, 4 चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे, से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो आपका जब संविधान 1950 में लागू हुआ 1950 में, तो उस संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। पहले तो यह याद रखिए, आपके मूल संविधान में फंडामेंटल, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे मनोज जी, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, वेट करिए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, क्लियर। लेकिन देश ने इसकी जरूरत महसूस की, जब देश के शासन और प्रशासन ने इसकी जरूरत महसूस की कि अधिकार तो है, आपके कर्तव्य भी होने चाहिए, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाए। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने दुनिया के संविधानों को देखा और यूएसएसआर के संविधान से इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉपी किया। जैसा मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से में है, जिसे उस समय यूएसएसआर कहा जाता था 1976 में, वहां से कॉपी किया और भारतीय संविधान में इसे शामिल करने की सलाह दी। तो भारत की संसद ने डॉक्टर स्वर्ण सिंह की सलाह को माना, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दी थी। संसद ने अपनी कमेटी बनाई और उस पर फैसला किया। संसद ने फैसला किया कि 8 जो इन्होंने बताए हैं वो +2 मतलब 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, उसी में इसे भी मेंशन किया गया 1976 में, और भारतीय संविधान के भाग 4 में एक और पार्ट जोड़ा गया, 4A, पार्ट 4A या 4 का कह लीजिए आप इसे, और एक नया आर्टिकल जोड़ा 51A, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक, तो आपके संविधान में 1976 से लेकर के 2002 तक, 1976 से लेकर के 2002 तक कितने मौलिक कर्तव्य रहे? 10। लेकिन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा
एक मौलिक कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी जोड़ा और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11। अभी तक जितना मैंने बताया है इससे अधिक आपके मौलिक कर्तव्यों से सवाल नहीं पूछा जा सकता। हाँ, कभी कभी 11 मौलिक कर्तव्यों से सवाल आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। क्लियर? तो चलिए एक एक करके सारे मौलिक कर्तव्य, कम से कम हम लोग अपने कर्तव्य तो जान लें। एग्जाम में आता है नहीं आता दूसरा मुद्दा है, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन हमें अपने मौलिक कर्तव्य जानने चाहिए कि हमारे कर्तव्य देश के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, समुदाय के प्रति क्या है, मानवता के प्रति क्या है, पशुओं के प्रति क्या है, पर्यावरण के प्रति क्या है। ये मौलिक कर्तव्य हमें जानने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के जरूरत होने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसकी रक्षा करें। जो हमारा कल्चर रहा है उसे माने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें, अनुकरण करें। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले युग पुरुष रहे, उन पुरुषों के आदर्शों का पालन करें, उनका सम्मान करें। भाई बहुत से लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन कर्तव्य हमारा है उनका सम्मान करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश में विभाजन जैसी चीज या देश के समुदाय, समाज, व्यक्ति, परिवार में किसी प्रकार का विभाजन खड़ा हो। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें। संप्रभुता, वासुदेव जी, संप्रभुता का मतलब होता है अंतिम सत्ता। क्या कहते हैं इसे? लास्ट पावर, अंतिम सत्ता। और भारत में, भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है वो जनता के पास होती है, और किसी भी राजतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? राजा के पास होती है। तो संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभुत्व, मतलब किसी के अंडर में नहीं है, वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। दैट इज अ टोटली 100% फ्री। ओके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। पुरानी परंपराओं को इस प्रकार न लेके चलें कि ठीक है हमारे समाज का पतन हो। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक, आगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयत्न करें ताकि राष्ट्र की सर्वोच्च उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र बना है हमसे और आपसे। यदि हमारी और आपकी उन्नति होगी तो राष्ट्र की भी उन्नति होगी। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक, इसमें जो 11वां जोड़ा गया वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया भी है। 11वां कर्तव्य आपका क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जोड़ा? भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्टिकल 21A जोड़ा जिसमें राइट टू एजुकेशन था। अब शिक्षा का अधिकार तो दे दिया बच्चों को, लेकिन अगर अभिभावकों को इसके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे कि भाई आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, भाई उनको तो कानून रोका जा नहीं सकता, कहीं काम पर रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आप अपने बच्चे को विद्यालय ना भेजना चाहें तो जबरदस्ती आपसे कोई काम कराया नहीं जा सकता, अनुच्छेद 23 में भी रोक है। क्लियर? तो यहाँ पर मोटिवेट किया करने का कि हर माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। आप उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, अभी आप उनके गार्जियन हैं, तो उन्हें पढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा? पढ़ना भी चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए आप अपना मौलिक कर्तव्य नहीं मानते तो आपको जो मौलिक कर्तव्य बताए गए अगर आप उनका अनुकरण नहीं करते तब क्या करेंगे? तो क्या न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, समाज में अशांति फैल रही है, आप उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उस झगड़े को सुलझाना नहीं चाहते, उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो क्या आपको न्यायालय सजा दे सकती है? नहीं, क्योंकि कर्तव्य
न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड व्यवस्था संविधान में नहीं है। क्लियर? जैसे राज्य अपने कर्तव्यों का अगर उल्लंघन करेगा तो उसे भी सजा नहीं दी जा सकती। मतलब कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। जी हाँ, मौलिक अधिकारों को कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। उनका हनन करने वाले को दंड दिया जा सकता है। आप किसी का मौलिक अधिकार छीन लीजिए, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने घर में बंद कर दीजिए, आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा लगेगा, आप जेल जाएंगे। लेकिन दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल करने को आवादा है, ठीक है, उनके लिए आपको कोई सजा ना, आप वहाँ खड़े होकर देखते रहिए आराम से। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए हमें, हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि झगड़ा खत्म हो जाए, समाज में अशांति ना रहे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ झगड़ा देख रहे होते हैं, तो आपको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। ओके, तो गाइज ये रहा आज का सेशन। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं? सिर्फ 5 मिनट में 10 सवाल। तो चलिए, सारे लोग आंसर करेंगे, पहली शर्त यही होगी। और आज पूरे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन होगा। कुछ सवाल जो है रिपीट होंगे और कुछ सवाल नहीं होंगे आपके लिए। तो हर सवाल के लिए सिर्फ 10 सेकंड आपको मिलने वाला है। पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य की परिभाषा देता है? चलिए, 10 सेकंड सिर्फ मिल रहे हैं आपको इस सवाल के लिए। फटाफट, कल भी ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, आपने ये क्वेश्चन कल भी अटेम्प्ट किया था, और जल्दी से बताएं which article of the Indian Constitution give as a definition of the Indian state, and that's right answer is the article 12। 65% लोगों ने करेक्ट आंसर किया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत। 21A में इसे क्या कर दिया गया? फंडामेंटल राइट। इसे बनाया गया 2002 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? प्रश्न ये है, तो आपको ये बताना है लागू कब किया गया। ये भी मैंने कल पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही आपसे पूछा था। तो आपको बताना है कि इसे कब इम्प्लीमेंट में लाया गया। तो दैट इज अप्रैल 2010। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को डिफाइन करता है? अभी अभी मैंने इसके बारे में जो है डिस्कशन भी किया है। आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन बताई गई है। राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? राइट आंसर इज द डी, आर्टिकल 21A। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है? जीवन का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Which of the following was considered as a heart and soul of the constitution by BR अम्बेडकर? अगर यही अम्बेडकर साहब का नाम नहीं होता, सिर्फ यहीं तक सवाल रुक जाता, वजह तो यहाँ पर एक भी उत्तर सही नहीं होता, और राइट आंसर हो गया डी। अगर अम्बेडकर साहब का नाम यहाँ हटा दें तो हो जाएगा प्रियम्बल। ओके, अगला सवाल, मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, तो जल्दी से आंसर करें। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल से रिलेटेड है? वेरी गुड, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21। कल भी बताया था। जीवन का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये आपके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 में है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, और आज भी मैंने ये सवाल पूछा था, कल भी ये सवाल पूछा था। अब देखना है कितने प्रतिशत लोग इस सवाल को सही करते हैं। ये काम किया गया है 1978 में। मैंने आपसे वर्ष और ये दोनों पूछा था अभी अभी थोड़ी देर पहले, और 95% लोगों ने बताया है कि दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय मोरारजी देसाई सरकार इन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता की बात करता है? ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आज फिर रिपीट हो रहा है। वेरी गुड। एंड 76% लोगों ने बताया है दैट इज आर्टिकल 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमादेश रीट का क्या अर्थ है? हमारा आदेश किसी अधिपत्र द्वारा सूचित करने के लिए या बंदी प्रत्यक्षीकरण।
आज मैंने बताया है परमादेश का मतलब, ठीक है, परमादेश समझाया है कि ये न्यायपालिका के द्वारा आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू पब्लिक सर्वेंट को जारी किया जाता है, ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये हमारा आदेश है, वी कमांड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल? यस, which article of the Indian Constitution prohibits discrimination of the ground of the religion, race, ठीक है, caste, sex and place of birth? मैंने कल पढ़ाया था, क्वेश्चन आज आया है और 67% लोगों ने बताया दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स फाइनल क्वेश्चन फॉर द टुडे। फंडामेंटल राइट्स को किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? आपके फंडामेंटल राइट्स कॉमनली सस्पेंड नहीं होते, लेकिन जब इमरजेंसी इम्प्लीमेंट में होती है, आपातकाल होता है, तब ऐसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और 100% लोगों ने सही बताया कि दैट इज अ प्रेसिडेंट। लेकिन याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे ही इमरजेंसी घोषित की जाती है, आपातकाल लगता है, तो बिना कुछ आदेश के ही आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है। बिना किसी आदेश के अनुच्छेद 19 इमरजेंसी घोषित होते ही सस्पेंड हो जाएगा और 20 और 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होगा। क्लियर? ये दो चीजें आपको, 19 तुरंत और 20-21 कभी नहीं। ओके, चलिए, तो यहीं पर आपका सेशन आज का फिनिश हुआ। अगर आप लीडर बोर्ड की तरफ अपनी नजर डालना चाहते हैं तो यस कमेंट करें। मतलब डालना चाहते हैं। चलिए भाई, आज के लीडर बोर्ड में कुलदीप सिंह राणा इज द टॉपर, मोती कुमार इज द टॉपर, मंजीत कुमार शाह इज द टॉपर, ये हमारे फर्स्ट रैंकर हैं। सोनू गौतम ये हमारे सेकंड रैंकर हैं। अंकित, आस्था, सुमित, वसुदेव, राजकुमार, राजन ये हमारे थर्ड रैंकर हैं। धीरज, श्यामलाल, ठीक है, विनम्र बाबू, अरे वाह बहुत बढ़िया नाम है यार, मनुकोरी ये हमारे फोर्थ रैंकर हैं। हारून, मुकु, कल्पना, नीतीश, श्रेयांश, इंद्रजीत ये हमारे टॉप 20 स्कोरर हैं आज के। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। अगले सेशन में और बेहतर करने की कोशिश करिएगा और बेहतर सीखने की कोशिश करिएगा। तो हमारी आपकी मुलाकात अब कल होगी, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया लेके आइएगा और बेहतर पढ़ने में मजा आएगा और बेहतर समझने और समझाने में मजा आएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हाँ, सुबह 9 बजे एक सेशन मैंने शुरू किया है 9 AM पर, ठीक है, डेली, जिसमें जीके की क्विज कराई जाती है और इस क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्विज ऐप पर कराई जा रही है, तो आप सब लोग सुबह 9 बजे भी, ठीक है, इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।